अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हुआ था क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमारे पास डिवाइस है, ठीक है ना, जो कि कारोबारी सरगर्मियों में बिजनेस ट्रांजैक्शन या मनी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, यानी पैसे की लेन देन के लिए। इस हवाले से हमने आपको इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ाया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है, जिसके अंदर हमने आपको मुख्तलिफ सेक्शंस बताए। सही है ना, सेक्शन 4 सेक्शन 5 को हम डिस्कस कर चुके हैं। सही, इसी तरह से आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सेक्शन 6, ठीक है ना। और सेक्शन 6 के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारे पास चेक। सही है ना। चेक के बारे में अक्सर व बेशतर लोगों का मतलब जर्नली अगर हम बात करते हैं तो विड्रॉइंग के लिए, यानी अमाउंट को विड्रॉल कराने के लिए चेक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर चेक को डिस्कस करते हैं ना, तो यहाँ पर भी एक सवाल जो हमारे जहन के अंदर आता है, ठीक है ना, वो यही है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। चूँकि ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ यूज्ड फॉर अ मनी ट्रांजेक्शन। चेक के हवाले से एक बहुत ख़ास बात, एक बहुत ख़ास नुक्ता जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो बैंक है उसका एक अलग रोल है और वो एज अ पार्टी इन्वॉल्व है इसके अंदर। अब हम चेक को इस तरह से आगाज़ लेते हैं, जैसे हम हमेशा से एग्जांपल देते आए हैं आपको। हमने आपको प्रोमिसरी नोट में भी एग्जांपल से समझाया, हमने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी एग्जांपल्स दी, जिससे आपको बासानी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम चेक को भी एग्जाम्पल्स की मदद से ही समझाएँगे। फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, ठीक है ना। ये दो पार्टीज़ हैं हमारे पास। सही, हुआ कुछ इस तरीके से कि ए को ना कुछ सामान, कारोबार के लिए ना कुछ सामान ख़रीदना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, परचेज़र, जिसे क्या है, ख़रीदना है सामान। किससे ख़रीदना है, बी से ख़रीदना है, ठीक है ना। तो लिहाजा बी ने ए को ना सामान भेजा है और क्रेडिट सेल की है, ठीक है ना। यानी अब क्या हुआ, ए ने कहा, अब ए यहाँ पे क्या हो गया, बायर या परचेज़र, ठीक है ना। और बी क्या हो गया हमारे पास, सेलर या सप्लायर। सही, अब कुछ इस तरह से हुआ, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे चूँकि बैंक का रोल भी आएगा तो लिहाजा इस एग्ज़ाम्पल पे पूरी तवज्जो दीजिएगा। ख़ासकर जब आप लेक्चर को बगौर सुनेंगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो लिहाजा रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते वक्त आपने इस चीज़ का बखूबी ख्याल रखना है। दो पार्टीज़ हमेशा की तरह हमारे पास, एक बायर है और एक सेलर है। सही है। कंडीशन देखिए क्या है कि बी ने पार्टी ए को सामान भेजा है, ठीक है ना, और क्रेडिट सेल की है, यानी उधार के ऊपर सेल हो रही है ये। सही है। और फ़र्ज़ कर लें, ठीक है ना, कितनी अमाउंट के लिए उसने क्रेडिट सेल की है, ₹30,000। सही है ना। अब ये ₹30,000 कैश, लेकिन उसने इसको चेक में दिया है, सही है ना, चेक में दे दिया। अब ए ने सामान जो है ना उधार पर ख़रीदा है, किससे, बी से। सही है ना। तो इस हवाले से अब उधार देने वाला कौन होता है, ठीक है ना, क्रेडिटर। तो बी क्या है हमारा यहाँ पे, क्रेडिटर। चूँकि इसने सामान क्रेडिट पर लिया है, सेल क्रेडिट किया है ना इसने, ठीक है ना, तो ये क्या होगा हमारा, डेटर। ठीक, ये बात आपने अपने जहन में अच्छी तरह से रखनी है कि अभी जो मैंने आपको दो चीज़ें क्लियर की है ना, वो ये है कि वी हैव अ टू मेन पार्टीज, बायर बाय द गुड्स फ्रॉम सेलर इन अ क्रेडिट, ठीक है ना। सो दिस इज़ द क्रेडिट सेल अबाउट द ₹30,000। ये तो हो गया, ठीक है ना। अब बी को क्या है, बी को तो पैसा मिलना है ना, चूँकि वो तो सेलर है, उसने तो सामान दे दिया,
ठीक है ना। अब बी के पास तो पैसा आना चाहिए, लिहाजा अब ए ये कहता है कि ठीक है मुझे 30,000 रुपये देने हैं, तो मैं आपको ना एक चेक दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? एक चेक दे देता हूँ। किसको देने हैं पैसे? ए को, ठीक है ना। क्यों देने हैं? क्योंकि ये क्रेडिट सेल हुई है। कितने रुपए की? 30,000 रुपये की। चुनाचे हुआ क्या कि ए के कहते ही 30,000 रुपये का चेक जो है ना वो ए ने बनाकर दे दिया, ठीक है ना। ये तो एक कंडीशन हो गई। अब जो पार्टी ए है ना उसका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, ये जो पार्टी ए है इसका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, सपोज दैट कुछ भी ले लें आप, यहाँ पर बैंक अकाउंट कुछ भी ले लें, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पर हबीब बैंक की, यहाँ पे उसका अकाउंट खुला हुआ है HBL में, ठीक है ना। किसका अकाउंट खुला हुआ है? ए का। ए ने अपना अकाउंट चूँकि HBL में खोल रखा है, लिहाजा ए का तमाम तर पैसा कहाँ पर रखा हुआ है? HBL में। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप आ रही है ना, ठीक है ना, अब वो रिलेशनशिप किस किस की होगी? ए की, और जो एक रिलेशनशिप बन रही है वो किसकी बन रही है? ए की बन रही है और HBL की बन रही है, सही है ना। अब अभी आप पार्टी बी को हटा दें, सही। क्यों करना है? क्योंकि बायर को रकम की अदायगी करनी है, क्योंकि उसने बी से ना उधार पे चीज़ें ली हुई हैं। अब चूँकि ए का जो अकाउंट है वो कहाँ पर है? HBL के अंदर है। अब जब इसका अकाउंट HBL के अंदर है तो अब यहाँ पर चूँकि HBL क्या होगा? डेटर ऑफ ए होगा, सही है ना। डेटर ऑफ ए का मतलब ज़ाहिर है ये बैंक ही इसको पैसे देगा क्योंकि इसके पैसे उसी के पास है, ठीक है ना। तो ये जो HBL है इस वक्त हमारा, ठीक है, ये क्या होगा? डेटर ऑफ ए, सही है ना। और ये क्या होगा? यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएगा। किसके लिए? HBL के लिए। समझ रहे हैं ना बात को। तो लिहाजा कहने का मकसद ये कि ये सारा सब कुछ जो हो रहा है ना वो किस चीज़ के लिए हो रहा है? कि ए को बी को पैसे देने। लिहाजा अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक का रोल एक अहम हैसियत रखता है, ठीक है ना, इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, सही। अब वो इम्पोर्टेंस किस लिए? इसलिए चूँकि पार्टी ए के लिए जो HBL है ना, जो बैंक है, वो क्या है? डेटर है, और इस वक्त बैंक के लिए एक क्रेडिटर है, सही। अब हुआ क्या कि ए ने, यानी पार्टी ए, उसने कहा था ना कि मैं आपको 30,000 रुपये का एक चेक लिख देता हूँ। अब चूँकि पार्टी ए ने बी को एक चेक लिख कर दिया है, ठीक है ना, कि जिसमें लाजमी जो रिसीविंग करेगा वो कौन होगा? बी होगा, ज़ाहिर है उसी को पैसे देने। कहने का मकसद ये इन तमाम तर बातों से, ठीक है ना। और हुआ क्या कि जब ए ने HBL से पैसे लिए, ठीक है ना, अब ये क्या है? बी के लिए डेटर है, ठीक है ना। ये किसको रकम अदा करेगा? सेलर को। तो कहने का मकसद ये जो मैंने आपको पूरी एग्जाम्पल बताई है, इस एग्जाम्पल के बताने का मकसद ये है कि किस तरह से हमारे पास बायर वर्क करेगा, जिसमें वो इन्वॉल्व करेगा बैंक को एज अ पार्टी, सही है ना। अब अगर हम चेक के स्पेसिमेन के बारे में बात करते, सबसे पहली बात, चेक जो होता है ना उसके 2 फोलियोज़ होते हैं, ठीक है। एक आपने देखा होगा चेक बुक के साथ होता है, सही, और एक जो होता है वो चेक होता है जब उसको हम टर्न करके निकालते हैं अपनी चेक बुक से। तो इस तरह से चेक के 2 फोलियोज़ होते हैं। सबसे पहली बात, जब हम चेक के जर्नल स्पेसिमेन के हवाले से बात करते हैं
ठीक है ना। जर्नल स्पेसिमेन के हवाले से बात करते हैं, वो तो आप लोग ख़ुद बनाएंगे। ये मेरा एक होमवर्क असाइनमेंट भी है कि आपने जो है ना ख़ुद बनाना है स्पेसिमेन। जो एग्जांपल मैंने दी है ना, उस एग्जांपल को सामने रख के आपने ड्रॉ अ स्पेसिमेन ऑफ चेक, ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपने लाजमी अपनी कॉपी में करना है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ये देखिए, ये मैंने आपको एक जर्नल छोटा सा नमूना सा बनाया है। इस तरह से देखिएगा, ये एक हिस्सा ऐसा होता है जो चेक बुक के अंदर होता है। ठीक है ना, ये इनर फोलियो होता है, ये चेक बुक का हिस्सा बना रहता है। समझ आ रही है बात। और दूसरा जो होता है ये आउटर होता है। ठीक है ना, जिसमें हम सब चीज़ें लिखते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, एक्चुअली हर बैंक का अलग अलग तरीक़ेकार है, लेकिन बैंक का नाम, ठीक है ना, एड्रेस, डेट, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए, चेक नंबर, सही। इसके बाद ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक, ये सारी स्पेसिमेन का हिस्सा होती हैं। फिर साथ ही साथ लिखा हुआ होता है पे, सही है। फिर बेरर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। ठीक है, फिर रुपीज़, ऑर्डर कितने रुपीज़ के लिए, सही है ना, इस तरह से होता है। फिर लास्ट में आपका सिग्नेचर होता है। ठीक है ना, ये सिंपल सा मैंने आपको एक बिल्कुल आम सा स्पेसिमेन बना के दिखाया कि ये चीज़ें ना इसमें होती हैं। वैसे हर एक बैंक का जो होता है, ज़ाहिर सी बात है, चेक फॉर्मेट अलग होता है। और अकाउंट नंबर लिखना मस्ट है, सही है ना। अकाउंट नंबर, कभी कभी अकाउंट नंबर यहाँ गिवन होता है किसी का, ठीक है ना, कभी कभी अकाउंट नंबर यहाँ गिवन होता है, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ बैंक के स्पेसिमेन के अंदर ये चीज़ें सारी मौजूद होंगी, लेकिन उनकी तरतीब आगे पीछे होती है। तो ये कह लेने के बाद, अब जैसे मैंने देखो वहाँ लिखा हुआ है HBL, इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हम पार्टीज़ को एक्सप्लेन करते, तो देखिए सबसे पहली पार्टी है हमारे पास ड्रॉयर, ठीक है ना। ड्रॉयर कौन है हमारे पास, एक्चुअली मेकर, ठीक है ना। ड्रॉयर कौन है, एक्चुअली हमारे पास मेकर है। और बनाने वाला कौन है, चेक को बनाने कौन बोलता है कि जो है वो मैं आपको एक चेक दे देता हूँ, पार्टी ए, ठीक है ना। और पार्टी ए कौन है, हमारा बायर। तो चेक को बनाने वाला कौन है, बायर है, ठीक है ना। तो ड्रॉयर हमारे पास क्या हुआ, द पर्सन हु ड्रॉ और मेक्स द चेक। तो इस पूरे एग्जाम्पल से अगर आप गौर करें ना, तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर चूँकि इसने शुरू में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ना, अगर आपने मेरी शुरू से रिकॉर्डिंग सुनी हुई होगी, सही, तो आपको ये बात बखूबी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे मिस ने स्टार्ट में ही बता दिया कि बी ने जो है ना ए को क्रेडिट पे चीज़ें दी थी, ठीक है ना। तो ए ने कहा था कि ठीक है मैं 30,000 रुपये आपको एक चेक बना देता हूँ। ये सारा का सारा जितना भी काम हो रहा है, ये जितना भी एग्जाम्पल हमने आपके दी, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कितना है, 30,000 रुपीज़, सही ना, 30,000 रुपये। तो लिहाजा ए ने जो है वो चेक ड्रॉ कर दिया, तो वो क्या बन गया, ड्रॉयर बन गया। दूसरा, अब किस पे लागू है, यहाँ देखिए गौर करें। अब इससे जो है इसने चेक बना दिया, चेक बनाने के बाद ये 30,000 रुपये, ठीक है ना, बायर को देने हैं, किसको, सेलर को। लिहाजा अब बायर का बैंक अकाउंट खुला हुआ है HBL के अंदर, तो लाजमी HBL के अंदर इसका पैसा है। तो अब वो बैंक को हुक्म देगा, बैंक को बोलेगा कि भाई आपने ये पैसा किसको देना है, सेलर को। समझ रहे ना बात को, यानी बैंक इन्वॉल्व हो रहा है एज अ पार्टी, तो वो क्या कहलाएगा इसमें, ड्रॉई। ठीक है, क्या कहलाएगा, ड्रॉई कहलाएगा। सही है ना। अब होगा क्या कि जो पार्टी ए है ना, वो HBL को ऑर्डर दे रही है कि भाई आपको पार्टी बी को पैसा देना है,
ठीक है ना। तो लाजमी सी बात है जो पार्टी बी है वो पेई है, जो पैसा वसूल करेगा ये रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी हमारे पास क्या आ गई, पेई। सही है। तो इस तमाम तर स्पेसिमेन और एग्जाम्पल की मदद से हमने ये आपको 3 पार्टीज़ बता दी, मेन पार्टीज़ जो कि चेक के अंदर इस्तेमाल होती हैं और चेक के अंदर किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम, चूँकि ये हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, ठीक है ना, और सेक्शन 5 जो है वो चेक को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। तो अगर हम चेक की डेफिनेशन की तरफ मूव करते, सही, तो चेक क्या है, ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, सही है। ये क्या है, ये भी एक बिल ऑफ, वहाँ पर भी ऑर्डर किया जा रहा था कि भाई आपको रकम की अदायगी दी गई मुद्दत पर मुझे या मैं जिसका नाम मुंतखब करूँ उसको देना है, यही था ना बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि एंडोर्समेंट थी वहाँ पे। तो चेक क्या है, हमारे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉ किया जाता है स्पेसिफाइड बैंकर के नाम, क्योंकि बैंकर इन्वॉल्व एज अ पार्टी विच इज़ ड्रॉई एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी अ पेबल अदरवाइज देन ऑन अ डिमांड, ठीक है ना। कि जब लिखा जाए, यानी तारीख का जो डेट होती है ना, उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सही है। तो लिहाजा अगर 2 दिन पहले या लिख दिया तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद उसे कैश कराएं, ठीक है ना। तो इस हवाले से ना चेक की डिफरेंट टाइप्स से जो आप आगे जाके उसको स्टडी करेंगे। अब जब हम इसके इसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, किसके बारे में बात करते हैं, इसेंशियल्स के बारे, कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, द चेक मस्ट बी इन अ राइटिंग, ठीक है। राइटिंग इंक्लूड्स प्रिंट एंड अ चेक मेड आउट ऑन अ टाइपराइटर वुड बी अ वैलिड, ठीक है ना। दिस इज़ अ राइटिंग प्रूफ, जो भी चीज़ हो तहरीरी होना चाहिए। चेक बनाते वक्त अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट ना हो तो फिर वो चेक मंजूर नहीं किया जाता, सही है। तो जो भी चीज़ हो वो तहरीरी होना चाहिए। ख़ास कर चेक बनाते वक्त जब आप चेक लिख रहे हो तो कोशिश करें कि ऐसे इंक का इंतखाब करें जो आसानी से रेज़ ना हो सके, सही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्यों ये जो है यहाँ इसके ज़रिए मनी की ट्रांजैक्शन हो रही है, लिहाजा इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। नंबर 2, पहली बात तो हो गई, इन राइटिंग होना चाहिए। नंबर 2, अनकंडीशनल ऑर्डर हो। अनकंडीशनल का मतलब वही है, जैसे प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल था, बिल ऑफ एक्सचेंज भी अनकंडीशनल था, लाइकवाइज हमारे पास चेक भी क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है ना। और ये ऑर्डर दे कौन रहा है, ठीक है ना, ए दिए गए बैंक यानी HBL को ऑर्डर दे रहा है कि भाई बी को पैसा देना है, समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। The language which are used in a check should convey an order to pay unconditionally. If the banker is ordered to pay upon the condition of the pay signing the receipt, then the instrument is a condition order and thus not a check. ठीक है, किसी भी किस्म की कोई कंडीशन लगा दे तो फिर वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा नहीं होता, वो चेक नहीं तस्वुर किया जाता। तीसरी सबसे अहम और ख़ास बात, जो मेकर है ना, जैसे बायर है, उसका सिग्नेचर लाजमी होना चाहिए। अगर सिग्नेचर नहीं होगा ना तो फिर इस चेक की कोई भी वैल्यू ही नहीं है। अ चेक विल बी अ वैलिड only if it is signed by the account holder or by someone who is authorized to assign on his behalf, is in the case of endorsement, ठीक है। इसके बाद payable on a demand, check is always drawn a payable on a demand, ठीक है ना, यानी जिसमें तलब ये किया जा रहा है कि भाई आपने रकम की अदायगी करनी ही है। द डिमांड शुड बी मेड विद इन अ रीज़नेबल टाइम, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं ना, अगर एक चेक बना हुआ है तो 6 महीने तक का टाइम होता है, 6 months,
6 मंथ तक आप जब दिल चाहे उस चेक को जाके कैश करा लें। लेकिन अगर ये ओल्डर देन 6 मंथ हो जाता है, 6 महीने अब पुराना हो जाता है, तो फिर ये स्टेल चेक होता है और ये डिसऑनर हो जाता है। इसके बाद कुछ अमाउंट मौजूद होना चाहिए जिस अमाउंट के लिए ये चेक बनाया जा रहा है, यानी ये 30,000 रुपीज़ के लिए बनाया जा रहा है। सही है ना। अमाउंट शुड बी अ मेंशन इन द चेक। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो अ पेएबल टू अ बेरियर और अ ऑर्डर। अब देखिए यहाँ वर्ड आ गए हैं, 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड आए ये, एक है बेरियर और एक है ऑर्डर। सही है। अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो अगर हम काइंड्स ऑफ चेक के हवाले से बात करते हैं, ठीक है ना, तो अभी देखिए वो चेक है, सही है, सिंपल सा चेक बना हुआ है, ठीक है ना, यानी अभी इसमें कोई कुछ भी नहीं किया है हमने। नेम ऑफ पेई जो है ना, जो पेई लिखा हुआ है वो बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है ना। अगर इस पे मैं सेल्फ लिख दूं, क्या लिख दूं यहाँ पर, सेल्फ, तो इस सेल्फ लिखने का मकसद क्या है कि दिस चेक इज पेएबल ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक, ठीक है ना, कि आप बैंक में जाकर इसे डायरेक्टली कैश करा सकते हैं। अगर मैंने पे के बाद सेल्फ लिख दिया, यानी नेम ऑफ पेई के बाद जगह खाली है, ठीक है ना, और वहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख रही हूँ, सेल्फ लिख रही हूँ। अब ये जो चेक होता है ना, ये बेरियर चेक्स होते हैं, ठीक है ना, कि इसके अंदर होता क्या है कि आपने सेल्फ लिख दिया, सही है। सेल्फ लिखने के बाद अब ये पेएबल है ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक, सबसे मेन बात है ये, यानी अब ये जिसके हाथ में चेक है ना, ये उसी का ही है, तसव्वुर कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि ये इसी का चेक है। समझ रहे हैं बात को। इसीलिए ये बैंक में जाएगा, काउंटर पे जाएगा और ये कैश हो जाएगा। दूसरी नौइयत क्या होती है, चूँकि अगर हम बात करते हैं बैंक के हवाले से कि यहाँ पर HBL ने पार्टी ए को पैसा देना है, तो ये मान लीजिए कि ए बी को भी पैसे देते हैं। ये भी हमें पता है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि ए ने बी को पैसे देने, यानी बायर ने सेलर को पैसे देने। तो यहाँ पर जो पार्टी बी है वो क्या है, क्रेडिटर ऑफ ए है, ठीक है ना। अब हुआ क्या यहाँ पर कि चेक यही है, ठीक है ना, इसी तरह से फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है ना। अब चेक पे ना बी का नाम लिखा हुआ है, सही है ना, ये जो पेई है ना, इसकी जगह अब जो पार्टी बी है, जो सेलर है, उसका नाम लिखा हुआ है, यानी नेम मेंशन ऑन इट। तो अब जब ये बैंक के पास जाएगा, ठीक है ना, तो बैंक क्या करते हैं, सूरत हाल में उसके ID कार्ड की कॉपी लेता है, ठीक है ना, और ये वाला चेक भी पेएबल होता है ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक, ठीक है ना। ये भी आप बैंक के काउंटर पे जाके कैश करा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है इन दोनों के अंदर, अगर हम बेरियर चेक के बारे में, तो उसमें ये तस्लीम कर लिया जाता है कि भाई फिज़िकली जिसके पास है ना, ये उसी का चेक है, ठीक है। और ऑर्डर चेक में ये होता है कि अगर पार्टी बी का नाम मेंशन है, तो फिर पार्टी बी जब वो चेक लेके जाती है, ठीक है ना, तो फिर उसके ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी रखी जाती है, ठीक है। और फिर चूँकि ये भी क्या होता है, कैश ऑन द काउंटर, ये पेएबल है, सही, उसी वक्त जाके आपको कैश मिल जाता है। अब कहने का मकसद ये, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब सोचने वाली बात है, अगर हम, चूँकि चेक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है और मनी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई, अब हमारे पास पार्टी बी है, उसके बाद टाइम नहीं है, हो सकता है टाइम ना हो उसके पास, सही है ना, कारोबारी सरगर्मी में जब इंसान मसरूफ़ हो जाता है, तो कभी कभी वो ये कहता है यार पार्टी सी है, अब तो कोई भी हो सकता है, उसका एम्प्लॉय हो सकता है,
उसका सेलमैन हो सकता है, वो उसको बोल दे कि भाई जाओ ये चेक कैश करा लो, ठीक है ना। अब वो क्या कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है, रॉन्गफुली इंडोर्स कर सकता है उस चेक को, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। आगे आप देखेंगे इसकी सिचुएशन होती है जिसकी बिना पर चेक डिसऑनर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम गौर करें ना तो दोनों ही चेक की जो दोनों किस्में हैं हमारे पास इस वक्त जो हमने डिस्कस की है, एक हमने बेरर चेक और दूसरा हमने अभी आज आपको बताया है ऑर्डर चेक। ठीक है, दोनों ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ना थोड़ी सी अनसिक्योर है। वजह क्या है, दोनों की वजह एक ही है, दीज चेक्स पेएबल ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक, यानी बैंक का जो काउंटर है ना, दोनों ही चेक वहाँ जाके फौरी तौर पे क्या हो जाते हैं, कैश हो जाते हैं। तो अब क्या इन बातों से ये पॉइंट अखज़ किया जा सकता है कि क्या चेक हमारे लिए सेफ़र नहीं है, मतलब अगर हम चेक बनाते हैं तो क्या हम इस मुश्किल का शिकार रहें कि भाई लो, ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है वो पैसा हमारा गायब कर दे या पैसे का दावेदार बन जाए। लिहाजा इस सिक्योरिटी को सामने रखते हुए, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट और दिया गया जिसमें हम बात करते हैं क्रॉस चेक के हवाले से। सही है ना। जब हम क्रॉस चेक के बारे में बात करेंगे ना तो अमूमन स्टूडेंट ये समझता है कि मिस बोल रही है क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक का मतलब क्या है, ये क्रॉस, यू क्रॉस, यू क्रॉस, दिस इज़ नॉट मीन। क्रॉस चेक का मतलब होता है टू ट्रांसफर पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन यूजुअली ऑन अ अपर साइड, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द चेक, राइट साइड पे भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर अपर लेफ्ट साइड के ऊपर टू पैरेलल लाइंस जो होती हैं ना वो ड्रॉ कर दी जाती हैं। सही है, और ये मेथड क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक कहलाता है। इस क्रॉस चेक का सबसे अहम फीचर ये होता है, दिस इज़ नॉट अ पेएबल ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक, ये फौरी तौर पर जाकर इमीडिएटली कैश काउंटर पे कैश नहीं होता। ये जो क्रॉसिंग की जाती है ना चेक के ऊपर, ये इसे मज़ीद महफूज बनाने के लिए की जाती है। द पेमेंट ऑफ द चेक कैन बी क्लेम्ड थ्रू अनदर बैंक, ठीक है ना, द पेई बैंक विल कलेक्ट द अमाउंट इफ़ ही इज़ द एक्चुअल पेई, ठीक है ना। तो जब ये टू ट्रांसफ़र पैरेलल लाइंस आर यूजुअली ड्रॉन ऑन अपर लेफ्ट साइड ऑफ द चेक, so this process is known as crossing of a check and this type of a check is known as cross check। इस चेक की सबसे पहली इम्पॉर्टेंट ख़ास बात यह है कि इट इज़ नॉट पेएबल ओवर द काउंटर, ठीक है ना, ये काउंटर पे कैश नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट डिपॉजिट तक चेक, क्रॉस चेक जो होता है फर्स्टली डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है ना, फिर अल्टीमेटली बैंक की पोजीशन को देखते हुए, ठीक है ना, बैंक अपनी सर्विसेज को सामने रखते हुए वो अमाउंट फिर आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करता है। फिर इसके बाद आप उस पैसे से कोई भी काम कर सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से जो क्रॉस चेक होता है वो ज़्यादा महफूज होता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया ख़तरात हो सकते। अब जैसे हमने बेरियर चेक के बारे में बात की, ठीक है ना, ऑर्डर चेक के बारे में, दोनों की वजूहात जो थी ना वो एक ही जैसी थी कि ये पेएबल था, ठीक है ना, ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक। लेकिन जब हम क्रॉस चेक के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो क्रॉस चेक है ना हमारा, एक्चुअली ये डिपॉजिट होता है। तो जब डिपॉजिट होगा तो डिपॉजिट होने के बाद ये आपके अकाउंट में आता है,
ठीक है ना। फिर अल्टीमेटली जब आपको नीड होती है और जब मैसेज आता है, दायरे आजकल तो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का दौर है, तो अगर बहुत सारे कस्टमर्स इन तमाम तरह सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो थ्रू द SMS सर्विसेज आपके पास ये आपको मैसेज दे दिया जाता है कि भाई आपके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुकी है। फिर इसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड यानी डेबिट कार्ड या ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड एज़ वेल एज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बआसानी अपने पैसे को निकलवा सकते हैं। तो कहने की बात यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने अपने जहन में रखनी है ना, वो ये है कि देखिए चेक के अंदर बैंक काम किस तरह से करता है और किसके रिलेशनशिप पे काम कर रहा होता है। अब मैंने तो यहाँ पे HBL की एग्ज़ाम्पल दे दी। अब आपका जो होमवर्क असाइनमेंट है उसमें सबसे पहला ये कि विद अ गिवन एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल मैंने 30,000 रुपीज़ की दी है, ठीक है ना। विद अ गिवन एग्ज़ाम्पल ड्रॉ अ स्पेसिमेन ऑफ ए चेक। पहला सवाल तो आपने ये करना है। नंबर 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, वो आपने शॉर्टली बताना है, ठीक है ना। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अ बायर एंड अ बायर्स बैंक अकाउंट, ठीक है ना, कि जो बायर है हमारा और बायर का जो बैंक अकाउंट है उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो अगर आपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर में सुना होगा, सही है ना, तो आप बआसानी इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अगर आपने रिकॉर्डिंग को, अगर इसकी बातों को बहुत तरीके के साथ हर चीज़ नोट की होगी, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा उसे आप बार बार सुनिए, सही है ना। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप बआसानी इन दोनों सवालों को देने के काबिल होंगे, ठीक है। तो आज जो हमने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर सेक्शन 6 को जो डिस्कस किया है, मेनली उसमें हमने ये देखा कि चेक है क्या, ठीक है, किस तरह से इसका ग्राउंड देखा हमने कि चेक एक्चुअली किस तरह से काम करता है, उसकी बहुत क्लियर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी। एग्ज़ाम्पल देने के साथ साथ हमने इसकी डेफिनेशन आपको बताई। आप अपनी नोट्स फाइल में पेज नंबर 55 पेज नंबर 55 एंड पेज नंबर 56, ठीक है। पेज नंबर 55 और पेज नंबर 56 के ऊपर अगर आप उसको रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो आपके बआसानी ये सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कि चेक के अंदर मेनली अभी तो हमने आपको सिर्फ 3 ही काइंड्स बताई हैं, फर्दर मज़ीद काइंड्स भी हैं इसकी, लेकिन चूँकि ये 3 और ये भी बताना ज़रूरी था। देखें हमेशा से मैं कहती आई हूँ, अगर एक चीज़ बेहतर है तो फिर दूसरी चीज़ क्यों आई, और दूसरी चीज़ सही है तो भाई तीसरी चीज़ क्यों आई। तो लाजमी सी बात है, उसकी कोई ना कोई ऐसी रीज़न्स होते हैं, कोई ना कोई ऐसे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसके बिना पर हम डिफरेंट। अब ये ना सोचिएगा कि ये भाई अलग अलग चेक बुक है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे एक स्पेसिमेन मैंने आपको बनवाया और इस स्पेसिमेन के थ्रू बता दिया कि भाई देखो सेल्फ लिख दिया अगर, तो एज अ बेरियर चेक है ये। अब ये इसमें ये मान लेते हैं कि जो शख्स लेके आया है ना ये उसी का ही है। इसी वजह से आप देखिए ये बैंक ये जाएगा चेक और कैश काउंटर पे इजीली कैश हो जाएगा, ठीक है ना, पेबल होगा। दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि अगर पेई नेम की जगह नाम लिख दिया है सेलर, जैसे यहाँ पे पार्टी बी सेलर है हमारी, तो लाजमी सी बात है बैंक इस चीज़ का पूरा बैंक को ये ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई आपने रकम किसको देनी है, पार्टी बी या सेलर को देनी है। तो ये दोनों सूरत हाल जो है ना मनी के ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल तो हो रही हैं, आप आसानी इसकी मदद से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि दोनों ही चेक पेएबल हैं ओवर द काउंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ख़तरात भी आ सकते, तो इन ख़तरात से बचने के लिए ठीक हमने डिस्कस किया था क्रॉस चेक को, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद हमारे पास ओपन चेक्स भी होते हैं, सही है।
ओपन चेक क्या होते हैं? जब कभी भी ड्रॉई कैंसिल कर दे क्रॉसिंग ऑफ क्रॉस चेक को, ठीक है ना, अंडर हिज इनिशियल्स एंड राइट्स द वर्ड पे कैश, इट बिकम्स एन ओपन चेक, ठीक है ना। सूरत हाल ये कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्टी बी के लिए ये क्रॉस चेक बनाया गया। अब क्रॉस चेक बनाने उसको जो अल्टीमेटली पैसों की नीड है, ठीक है ना, उसे तो पैसे चाहिए। उसने बोला भाई मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता कि पहले मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो, दैन फिर मैं जो है वो निकाल सकूं। तो फिर जो ड्रॉई होता है ना बैंक, वो क्या करता है, ये जो क्रॉसिंग होती है, ठीक है, इस तरह से होती है, इस क्रॉसिंग को कैंसिल करता है, ठीक है ना। कैंसिल करने के बाद वहाँ वर्ड लिखता है पे कैश, यानी अब ये पेबल है ऑन कैश काउंटर। तो फिर ये क्या होता है, फौरी तौर पर वही हो जाता है पेबल ओवर द कैश काउंटर। ये जाके आप बआसानी उसी वक्त कैश करा सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ ओनली डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरमी हु हैज़ नो अकाउंट इन अ बैंक बट देयर इज़ अ ग्रेट रिस्क इन्वॉल्व इन इट, ठीक है ना। ये कहलाते हैं हमारे पास ओपन चेक। क्या कहलाते हैं हमारे पास? ओपन चेक कहलाते हैं। इसके बाद ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक क्या होते हैं? अ चेक विच इज़ मेरीली साइन बाय द ड्रॉयर बट द अमाउंट कॉलम इज़ लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है ना। अक्सर और बेशतर आपने देखा भी होगा ये कि लोग ब्लैंक चेक बना देते, यानी सिग्नेचर दे देते, ठीक है। इसके बाद जो अमाउंट का कॉलम होता है ना, उसे खाली छोड़ देते, ठीक है। द पे इज़ अलाउड टू राइट द अमाउंट हिमसेल्फ एट हिज ओन विल। अब पे के ऊपर छोड़ देते कि भाई आप अपनी मर्ज़ी का अमाउंट उसके ऊपर लिख दें, तहरीर कर दें, जो लिखोगे वो वसूल मतलब आपको मिल जाएगा। तो ऐसे दिस टाइप ऑफ ए चेक इज़ अ ब्लैंक चेक। अमूमन आप देखते भी होंगे ये अक्सर ड्रामों में, मूवीज़ के अंदर अक्सर दिखाया भी जाता है। दैन द पीपल देन गिव अ ब्लैंक चेक, ठीक है ना, विथ साइन द अमाउंट कॉलम विल बी लेफ्ट ब्लैंक, वो छोड़ देता है, अमाउंट डालते ही नहीं है। तो अब आप उस जगह पर अगर अमाउंट नहीं डाल रहे और सिग्नेचर दे रहे, तो चेक की ये कंडीशन कहलाती है हमारे पास, सॉरी ये टाइप कहलाती है हमारे पास ब्लैंक चेक, ठीक है। कौन से चेक होते हैं ये हमारे पास? ब्लैंक चेक होते हैं। तो ब्लैंक चेक के अंदर अमूमन ये तो मैंने जैसे भी आपको बता भी दिया कि इसके अंदर ना राइट द अमाउंट हिमसेल्फ एट हिज ओन विल, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप जो दिल चाहे उसके ऊपर अमाउंट लिख दीजिए। चूँकि ड्रॉयर ने जो है वो उस पर सिग्नेचर कर दिया है और सिग्नेचर करने के साथ उसको आपके हवाले कर दिया है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसके अंदर जो भी अमाउंट मेंशन करें, जो भी अमाउंट आप उसमें लिख दें, ठीक है ना, तो वो काबिल कबूल होगा। वजह यह है कि उसमें ड्रॉयर का सिग्नेचर मौजूद है। सबसे अहम पॉइंट कि ड्रॉयर का उसमें सिग्नेचर मौजूद है। तो ड्रॉयर का सिग्नेचर होने की वजह से, ठीक है ना, अब जो ड्रॉयर है वो इस चीज़ से दस्तबरदार होता है क्योंकि ख़ुद ही उसने ब्लैंक चेक दिया है। अब पे जो है ना उस पर कोई भी अमाउंट तहरीर कर दे, समझ रहे हैं बात को। तो ओपन चेक और ब्लैंक चेक, ठीक है। ओपन चेक के हवाले से मैंने अभी आपको बता दिया और ब्लैंक चेक के हवाले से भी मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है ना। अभी तक हमने काइंड्स ऑफ चेक के हवाले से बैरियर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, ओपन चेक, ब्लैंक चेक, ठीक है ना, इन तमाम तर चेक के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया है। और भी मज़ीद आगे हम पढ़ते चले जाएंगे, इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक मज़ीद हमारे पास मौजूद हैं। जो 2 सवाल मैंने आपको करने को दिए हैं,
ठीक है ना, जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक, एक तो अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे तो उसी की मदद से आप सवाल को करने के काबिल होंगे। ठीक है ना, कि आपने एक स्पेसिमेन ड्रॉ करना है। सही। और दूसरा सवाल, चूँकि यहाँ मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया है पार्टी ए और बैंक के दरमियान, यानी बायर और बायर्स के अकाउंट के दरमियान। ठीक है ना, वो रिलेशन आपने शॉर्टली एक्सप्लेन करना है। यहाँ तक हमारे पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक आ गई। ठीक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक के साथ साथ अभी जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, चेक की जो मुद्दत होती है, ख़ासकर पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से बात की जाए तो चेक की मुद्दत हमारे पास 6 महीने होती है। सही है। ओल्डर देन 6 मंथ का अगर चेक होता है तो वो स्टेल चेक होता है। सही है, यानी 6 मंथ बैक अगर उसकी इशूइंस है तो कमर्शियल बैंक के पास इख्तियार होता है। कमर्शियल बैंक आपको पता है ना, ट्रेड और कॉमर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, कि वो चेक को विद इन 6 मंथ क्या ख़त्म कर सकते, डिसऑनर कर सकते हैं। यानी 6 महीने से अगर गुजर जाते हैं तो चेक हमारा स्टेल हो जाता है। सही है। तो मज़ीद इसकी काइंड्स है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने जो कुछ बताया इसमें अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह।